नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आपको पता है, ग्रुप 5 में जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एक्चुअली सॉल्व भी कर रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं आपको, है ना। तो किस तरीके से आप पिछले वीडियोस भी हमारे देखें इस सीरीज़ का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गाइड किया है कुछ वीडियोस में कि किस तरीके से हमें अब तैयारी करने के लिए जो हमें चीज़ों को ध्यान में देना है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको बताते भी चलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 51 नंबर सवाल, विच बायोलॉजिकल वेस्ट इज़ नॉट टर्मिनली स्टरलाइज पीरियड टू डिस्पोजल, है ना। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं इस बार। ग्रुप 5 में आप लोगों ने देखा होगा नोट लगा हुआ, है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होते हैं। कई बार हमने बता दिया था कि भैया जहाँ पर नोट दिया है उसको ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है ना। नोट वाले का ही आंसर हमें देखना है। तो अगर आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो नोट वाला आंसर आप देख लें ऑप्शन में, या तो जो सही आंसर हैं वो वाला देख दें, उनको अलग कर दें, तो आराम से आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल वेस्ट है जिसको हमें डिस्पोज करने से पहले जो है स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका यूरिन होना था, है ना। यूरिन आप प्रैक्टिकली वीडियो है ये, आप सीडीसी की गाइडलाइन देखोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली डेली रूटीन जो आप लेबोरेटरीज़ में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप लोग यूरिन का टेस्ट लगाते होंगे, स्पूटम, है ना, टीबी की जांच करते होंगे, ब्लड क्लॉट्स, है ना, फीसेस, ये सारी चीज़ें तो टेस्ट आप परफॉर्म करते होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो स्पूटम है, ब्लड क्लॉट्स है या फिर फीसेस हैं, तो इनके लिए अपने को इनको डिसइंफेक्टेंट करना होता है डिस्कार्ड करने से पहले, है ना। आप लोगों ने देखा होगा केमिकली हमें इनको डिसइंफेक्टेंट करना रहता है। लेकिन यूरिन जो है ऐसा चीज़ है जिसको हमें डिसइंफेक्टेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्ट ये आपकी जो लेबोरेटरीज़ हैं या हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो गड्ढा बनाया जाता है ना, वहाँ पर डायरेक्ट जो है ये आप इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसको स्टरलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका सी वाला है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बाकी सीडीसी की गाइडलाइन भी आप पढ़ोगे, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखो ये सवाल तो ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। ये सवाल आपका सेल से रिलेटेड है। सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है आप लोगों ने अंतर पढ़ा होगा। सिंपल सा चीज़ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपने अंतर पढ़ा होगा जिसको डिफरेंस बोलते हैं ना। अंतर जब आप पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, और दूसरा चीज़ आप पढ़ते हैं इसमें सिमिलरिटीज़, मतलब दोनों चीज़ में सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं हमने पढ़ाया हुआ है। तो सिंपल ये आपसे बोल रहा है कि इन पॉइंट्स में कौन से ऐसे पॉइंट हैं, लेकिन इसमें नोट दिया हुआ है ना, नहीं है वो बताना था। लेकिन पहले आप देख लो कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जो दोनों चीज़ को डिफरेंस करने के लिए बिल्कुल वाजिब हैं, और ऐसा कौन सा है जो नहीं है दोनों को डिफरेंस करने के लिए, अंतर बताने के लिए। केवल सिंपल इतना है। तो अंतर जो दोनों में आप देखोगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के लिए, कि बी सी डी तीनों पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट सही हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलो कंटेंस साइटोप्लाज्म, है ना, अब्सेंस होता है प्रोकैरियोटिक में। स्मॉल साइज होता है प्रोकैरियोट्स का, है ना। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है, दोनों को डिफरेंस करने के लिए। केवल प्रोटीन लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका वही पूछा था नोट वाला, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाता। तो इस तरीके से भी आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, है ना। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी। आसान से लॉजिक लगा करके, कॉन्सेप्ट लगा करके, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी आप करते, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी गलत नहीं करते। ये मैं आपको श्योर समझाता हूँ, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर आपको पता होना चाहिए था, बेसिक सी चीज़ है ना। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको देख लेना था कि ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके अंतर को बताने के लिए, है ना। जो नहीं है वो आपको छांटना था, तो प्रोटीन लेवल था, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगर होते तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते, ये आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होगा, है ना, आपको भी मालूम चल रहा होगा। ये सवाल भी बहुत आसान था। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रोमानोवस्की स्टेन। आपको सुप्रावाइटल स्टेन ऊपर पूछा था जिसमें मेथाइलिन ब्लू था, है ना। ये तो सुप्रावाइटल हो गया आपका, तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। नोट करके पूछा है, बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई नोट करके, तो ये आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। नहीं तो रोमानोवस्की स्टेन देखा, नोट पे ध्यान नहीं दिया, तो आप गलत करके आएंगे, है ना। ऑप्शन भी हमें पूरे पढ़ने होते हैं, तो ये तीन ऑप्शन आपके अलग हो जाएंगे। और करेक्ट ऑप्शन नोट वाला पूछा है, तो ये तो आपका रोमानोवस्की स्टेन, सॉरी, जो आपका न्यू मेथाइलिन ब्लू है, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, है ना, सुप्रावाइटल स्टेन के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं क्या सवाल था। हाँ, ये सवाल तो पूछना नहीं चाहिए था, बिल्कुल हम इसमें सहमत नहीं हैं आप,
क्वेश्चंस में, लेकिन क्योंकि ये सेल के अंतर्गत आता है ना, और एनसीईआरटी लेवल का है, चूँकि सेल के अंतर्गत आता है इसलिए आपसे पूछ लिया है सेल जंक्शन, है ना। तो कभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि ये आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा सेल जंक्शन के टाइप और पूरा डिटेल पढ़ाने में। केवल हम ये जो सवाल पूछा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या पूछा है? फॉलोइंग सेलुलर अल्टरनेशन कनेक्टेड टू एपिथेलियल सर्व एज ए मॉर्फोलॉजिकल पार्टीशन बिटवीन नेबरिंग सेल, है ना। तो नेबरिंग सेल्स के साथ जो है मॉर्फोलॉजिकल पार्टीशन, है ना, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से अलग कौन सा जंक्शन करेगा, है ना। इस तरफ जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है आपका स्टमक, है ना। स्टमक में क्या रिलीज होता है? HCl, है ना। तो स्टमक के अंदर एक ऐसा जंक्शन होगा इनके सेल्स, या फिर आप कह लीजिए सेल से मिलकर टिश्यू बनता है ना। तो इनके अंदर एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जंक्शन होगा, है ना। उस जंक्शन को बोलते हैं अपन क्या? टाइट जंक्शन, है ना। टाइट जंक्शन नाम से ही स्पष्ट आ रहा है, लेकिन टाइट जंक्शन देता तो ज़्यादा बेहतर होता समझने में, लेकिन इसमें जेन्युला ऑक्यूलोडेंस दिया है ना, दूसरा नाम दिया है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो टाइट जंक्शन होने के कारण क्या होता है, इस जो आपका स्टमक है ना, यहाँ से कोई भी चीज़ इसके पड़ोसी वाले सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर HCl ट्रांसफ़र हो गया तो वो ऑर्गन को ही डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन जो है किसके द्वारा हो रहा है? आपके टाइट जंक्शन के कारण, है ना। इन सेल्स के बीच में एक टाइट जंक्शन है जिसके कारण किसी भी चीज़ को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने नहीं देता है ना। तो ये जंक्शन क्या कहलाता है? टाइट जंक्शन कहलाता है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जेन्युला ऑक्यूलोडेंसा होता, करेक्ट। बाकी अलग अलग टाइप के आपने डेस्मोसोम्स हैं, है ना, एडहेरेंस जंक्शन होता है, गैप जंक्शन होता है, उनके बारे में हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है इनसाइड द ऑटोक्लेव शुड बी वॉश्ड एवरी डे विथ वाट, है ना। प्रत्येक दिन जो है आपको ऑटोक्लेव को कैसे साफ़ करना है ना। बिल्कुल हल्का डिटर्जेंट के द्वारा, माइल्ड डिटर्जेंट के द्वारा साफ़ करते हैं, क्योंकि जब आप ऑटोक्लेव करते हो, है ना, तो आप सिंपल आप दिमाग भी लगाते हैं। अब साधारण कुकर भी होते हैं घर का, जब ऑटोक्लेव करते हो तो भाप जब बनता है तो उसके कारण जो है जो भी आप इंस्ट्रूमेंट आप ऑटोक्लेव करोगे ना, तो उसके कारण क्या है, इनकी दीवार पे जो है एक लेयर सा बन जाता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो उस लेयर को साफ़ करने के लिए जो है माइल्ड डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। ये भी प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली आपको सवाल पूछा है, इसमें कोई कठिन सवाल नहीं बोलेंगे हम आपको, ठीक है। ये भी प्रैक्टिकली है आपका। अगला सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल था भाई, केवल इसमें एक वर्ड आपको नहीं दिया गया है। विच टेस्ट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, है ना। एनीमिया देना ज़रूरी था। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक एनीमिया को आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है कौन सा टेस्ट? तो देखो G6PD तो आपका चला ही गया, है ना, ये आपका एंजाइम डिटेक्शन के लिए है, ये आपका चला गया। ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट, तो आप ऑटो हीमोलाइसिस टेस्ट तो आप करोगे नहीं, है ना। नाम से ही स्पष्ट आ रहा है कि ऑटो हीमोलाइसिस का मतलब अपने आप जो है क्या है, ब्लड टूट रहे हैं, इससे मतलब है, ठीक है। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट आपने पढ़ा होगा। ICT किसके लिए करते हैं, हमने आपको बताया है कई बार, हैं। मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, चाइल्ड का पॉजिटिव आ रहा है ना, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ICT टेस्ट करते हैं, सिंपल भाषा में बात करें तो आपका ऑप्शन बच गया कौन सा? डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो सिंपल है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट आपका इसका आंसर होना था, है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को अलग कर सकते थे जिसके बारे में पता हो आपको, ठीक है। तो आंसर निकल करके आपका आ जाता। अगर नहीं भी पढ़ा है तब की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट आपको मालूम चलना चाहिए कौन सा टेस्ट किसके लिए करना है। ये जो सवाल आपसे पूछा है ये पुराने स्तर का सवाल है, ये मैं कह सकता हूँ। ऑब्जेक्ट शुड बी बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को कितने देर के लिए एटलीस्ट बॉइल्ड करना चाहिए, ये भी स्टरलाइजेशन से रिलेटेड है। पुराने ज़माने में जैसे सिरिंज वगैरह को स्टरलाइज करते थे, ये भी गाइडलाइन में आपको मिल जाएगा, है ना। एटलीस्ट 30 मिनट इसमें आंसर दिया गया है, जो कि सही है ना। कई लोग दिमाग लगा रहे थे कि ऑटोक्लेव का आंसर दे रहे थे 15 मिनट के लिए, है ना, क्योंकि ऑटोक्लेव से रिलेटेड सवाल ये था नहीं मेरे ख्याल से, है ना। किसी भी वस्तु को कम से कम कितनी देर तक बॉइल्ड करना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है ना। तो 30 मिनट बॉइल्ड करना चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन इसका आता, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा है भाई, ये सवाल स्ट्रक्चरल है ना।
तो बायोकेमिस्ट्री का ये सवाल आपका क्या है, स्ट्रक्चरल है, मतलब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे एक एक चीज़ का, तब आप इनका आंसर कर पाएंगे। बहुत डीप लेवल का है, फिर भी थोड़ा सा आपको अगर कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाते तो आंसर कर जाते। लिपिड की बात कर रहा है, सिंपल है, हम लिपिड देखेंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, गैलेक्टोज शब्द दिया है ना, कनेक्टेड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया है, ये शब्दों को आप पकड़ते चलो। ठीक है, और जब आपको ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आए, डाइएसिटाइल तो आप शब्दों को पकड़ो, बस बात ख़त्म हो जाती। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है लिपिड, लिपिड सब की बात किया है तो सारे के सारे लिपिड हैं, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, है ना। एक केवल अगर लिपिड देता तो आंसर कर जाते हम, बाकी कार्बोहाइड्रेट दे देता, शुगर दे देता, तो हम अलग कर सकते थे, लेकिन इस केस में क्या है, सारे के सारे लिपिड दिए हुए हैं तो कन्फ्यूजन तो जायज़ है। फिर भी ग्लैक्टोलिपिड दिया हुआ है, तो ग्लैक्टो शब्द यहाँ पर आपको दो जगह पर आ रहा है ना, गैलेक्टोज आ रहा है एक तो, और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रहा है, लेकिन ग्लैक्टोज ज़्यादा प्रीफर आप करके आप इसका आंसर कर सकते थे। बहुत सारे लोग ऐसे किए होंगे, आई होप आप कमेंट करना अगर कई लोगों ने ऐसा आंसर किया है और सही किया है ना, तो हो सकता था आपका आंसर इसमें सही हो जाता, ग्लैक्टोलिपिड। बाकी ये स्ट्रक्चरल सवाल है, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, हाँ, सब चीज़ों का स्ट्रक्चर बेस पे आपको सवाल पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी बहुत आसान था भाई, कौन सा वायरस है जो डिस्ट्रॉय करता है बॉडी की इम्यूनिटी को, है ना, जो कि ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। तो इम्यूनिटी को आपका वीक करता है HIV, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। बाकी किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं था। एड्स एक ऐसा बीमारी है जो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देता है। ठीक है, ये सवाल 60 नंबर का, ये भी बहुत आसान सवाल था, है ना। आपको इसमें डाइल्यूशन वाला सवाल था, 1:8 डाइल्यूशन जो है आपका यूरिन का बनाना था, तो इसमें से कौन सा है सही है। तो देखो, डाइल्यूशन जब भी बनाओगे तो जिससे आप डाइल्यूशन बना रहे हो, यानी कि आप वाटर या डिस्टिल वाटर से अगर आप बना रहे हो तो उसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होता है ना। और जैसे यहाँ पर यूरिन का आप डाइल्यूशन बनाओगे तो यूरिन का कम ही रहेगा, स्वाभाविक बात है। तो इसमें टोटल 8 का है, तो एक पार्ट तो आपका निकाल के रख दो किसके लिए, यूरिन के लिए। बचा कितना, 7 बचा, तो 7वां पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पानी का हो जाएगा या वाटर का हो जाएगा, है ना, सिंपल था। ये आपका ऑप्शन जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना था। तो इस तरीके से थे भाई, आगे क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे करते चलेंगे, 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। और हमारा प्ले स्टोर जीनोम लैब साइंस आप डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से नया कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो उसमें भी स्टार्ट हो जाएंगे स्टडी आपकी, है ना। बाकी टेस्ट वगैरह भी चालू करेंगे जल्द आप लोगों के लिए। तो अब जो पढ़ाई का स्तर कुछ अलग तरीके से होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। थैंक यू सो मच।